भारत में एक ऐसी संस्था है जिसने यदि आपकी ज़मीन पर दावा कर दिया कि अमुक ज़मीन संस्था की है, तो आपके लिए उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी ज़मीन के सही दस्तावेज होने के बावजूद भी उसे आप अपना साबित करने में पसीने छूट जाएंगे। आपको अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। अब आइए जानते हैं कि वो संस्था कौन सी है। आपने कभी ना कभी वक्फ बोर्ड का नाम जरूर सुना होगा। आजकल सदन से लेकर सड़क तक इसकी खूब चर्चा है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई किसी भी संपत्ति का रखरखाव करता है। इस्लाम मजहब के लोग जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात में देते हैं, तो वह संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है और इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है, जिसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। यह संस्था उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम काज को संभालती है, जैसे उसे बेचना है या खरीदना है, किसी चीज़ को खरीदना बेचना या किराए पर देना, ये सारा वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड उसे जिस तरह से चाहे उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जमीन है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा जमींदार है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8.5 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जो लगभग 9 लाख एकड़ में पूरे देश में फैली हुई है। भारतीय सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, इसको आप नोट कीजिएगा। जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हुई हैं, मतलब 18-12। तीसरे नंबर पर, अब आगे का आंकड़ा आपको और भी चौंका देगा। मतलब तीसरा जो है ये वक्फ बोर्ड का हो गया। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कुल संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई थी, केवल 4 लाख एकड़ जमीन में। और मात्र 1 दशक से अधिक समय में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दुगनी से भी ज्यादा हो गई। देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है। आप भी जानते हैं कि जमीन अपने आप फैलती नहीं है कि कोई फैल जाए अपने आप जमीन। वक्फ बोर्ड के हिस्से की जमीन इतनी जल्दी फैलकर बड़ी क्यों हो गई, कहां से फैल गई ये जमीन? तो आइए जानते हैं कि इसका राज क्या है। वक्फ अधिनियम 1954 नेहरू सरकार में पारित किया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1995 में कांग्रेस सरकार ने एक्ट में संशोधन करके वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी। 2013 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को कानूनी चुनौती के बिना संपत्ति हासिल करने की व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गई। और 2014 में आम चुनाव से ठीक पहले, मतलब मोदी सरकार के बनने के ठीक पहले, कांग्रेस सरकार ने इसी कानून का उपयोग करके दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की जमीन का भारी नुकसान हुआ। यह भी नोट करने वाली बात है जो भी मैंने बोला। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 वक्फ बोर्ड को बिना किसी सबूत के उसके केवल कह देने भर से किसी भी जमीन पर दावा करने की अनुमति देती है। इसी फार्मूले को अपनाकर वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी संपत्ति में काफी बढ़ोतरी कर लिया है। बढ़ोतरी का कारण यही है। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीनों को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है और आसपास की जमीनों पर सिर्फ चाह भर लेने से वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, मतलब उसके चाह भर लेने से। ध्यान यह भी रहे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है, जैसे हम किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो भाई हमें बताना होगा कि हमारी संपत्ति है कैसे है। लेकिन वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो जमीन का असली मालिक अदालत नहीं जा सकता, बल्कि उसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही असली अपनी फरियाद को रखना होगा। और अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा। यदि वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आता है, आगे आपके खिलाफ, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, यहां तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह से वक्फ बोर्ड एक्ट न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी खंडित करता है। देश एक न्याय दो। मुसलमानों के हितों को साधने के लिए एक देश में दो कानून बनाकर हिंदुओं के हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और मनमाने तरीके से धन वसूली, जमीनों पर कब्जा तथा धर्म परिवर्तन का अभियान चलाया जा रहा है। और यही नहीं, वक्फ एक्ट कहता है
कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि मेरी संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड साबित नहीं करेगा कि मेरी संपत्ति कैसे है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है ये साबित करने की जिम्मेदारी कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इसी कानून के चलते बोर्ड के दावों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो गया है। यह अद्वितीय कानून एक धार्मिक समूह को विशेष अधिकार देता है। 1995 का यह कानून कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता। देखिए विडंबना देखिए, लेकिन व्यवहारता ऐसा नहीं है। यह कैसे तय होगा कि संपत्ति निजी है? वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ यही कहना है कि यह संपत्ति वक्फ की है, उसे तो कोई दस्तावेज या सबूत भी नहीं पेश करना है। सारे कागजात और सबूत तो उसे देना है जो उसका असली मालिक रहा है। परेशान तो उसको होना है, प्रमाण तो उसको देना है। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। ध्यान दीजिएगा, दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर भी होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। वैसे भी ये देखा जाए तो भारत में अभी भी कई परिवारों के पास जमीन का कोई भी पुख्ता कागज नहीं है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है जिनके पास पुख्ता कागज नहीं होते। कागज हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कागज अगर नहीं है तो और फायदा उठा लेता है वक्फ बोर्ड, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड जब चाहे जहां चाहे किसी भी जमीन पर नोटिस जारी कर देता है, उसकी जहां मर्जी उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे और जिसकी जमीन है उसे बेवजह परेशानी में डाल दे। वक्फ बोर्ड पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, शुरू से आरोप लगते रहे हैं, आज भी आरोप लग रहे हैं कि वक्फ इन्हीं कानूनी शक्तियों के बल पर लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करता है। वह चिन्हित लोगों को धमकाता है कि उसकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। डर कर लोग वक्फ अधिकारियों की शरण में चले जाते हैं और फिर वक्फ बोर्ड की हर शर्त को मानने को मजबूर हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए गरीब आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसे कहा जाता है कि यदि वो इस्लाम धर्म को अपना ले तो उसकी जमीन बच जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पिछड़े इलाकों में जहां शिक्षा का अभाव है, वहां वक्फ बोर्ड पूरी तरह से इसी फार्मूले को अपनाकर धर्मांतरण कराने में लगा हुआ है और ये लगातार ही ये काम करता चला आ रहा है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुतावल्ली होते हैं। मतलब मुस्लिमों के अलावा कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा। सरकारी कोष से इन सभी को पैसों का भुगतान किया जाता है। देखिएगा, और पैसे का इनका जो वेतन है वो कहां से दिया जा रहा है? सरकारी कोष से दिया जा रहा है, गवर्नमेंट दे रही। जबकि किसी मस्जिद, मजार या दरगाह की आय से केंद्र या राज्य सरकारें एक भी रुपया नहीं लेती कि 25 पैसे का फायदा हो रहा हो। वहीं दूसरी ओर देश के 4 लाख मंदिरों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र व राज्य सरकारें लेती हैं, सभी लोग जानते हैं। एक तरफ सरकार मंदिरों से पैसा लेती है और दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। देखिए कितना बड़ा दिल है हिंदुओं का और देश का। मंदिर ट्रस्ट का निर्माण सरकार करती है और उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रावधान है, जबकि मस्जिद वाले या वक्फ बोर्ड में कहीं ऐसा मामला नहीं है। और यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की इजाजत भी गैर हिंदुओं को दे दी जाती है। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिस तरह की कानूनी व्यवस्था की गई, वैसी व्यवस्था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख या अन्य किसी पंथ के अनुयायियों के लिए नहीं है। वक्फ अधिनियम 1955 की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14 में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है। मतलब देखिए पावर कितनी दी गई, जो किसी ट्रस्ट आदि को नहीं दिया गया, किसी अन्य ट्रस्ट को, मतलब वक्फ के अलावा किसी अन्य ट्रस्ट को यह पावर नहीं दी गई, सुविधा नहीं दी गई, ये व्यवस्था नहीं दी गई। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख या अन्य समुदाय के लोगों के पास वक्फ के क्रूर पंजों से अपनी संपत्तियों को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता है, जिससे वो अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में शामिल होने से बचा सके। और यदि संपत्ति वक्फ के कब्जे में चली गई तो उसे पुनः पाना लगभग असंभव है। उसको तो आप छोड़ ही दें, भूल जाएं, वो एक स्वप्न है, क्योंकि वक्फ के रूप में दर्ज संपत्ति को रिकवर करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के तहत भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। धारा 107 में वक्फ की संपत्तियों को इससे छूट दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की छूट हिंदू संप्रदाय से जुड़े ट्रस्ट की संपत्तियों के मामले में नहीं है। देखिए, देश का जब विभाजन हुआ
तब यह तय हुआ कि जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आएगा उसकी पाकिस्तान में जितनी भी संपत्ति होगी वो सारी संपत्ति पाकिस्तान की होगी, और जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी सारी संपत्ति भारत की होगी। और सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीनें, उनके मकानों व अन्य संपत्तियों पर वहां की सरकार या फिर जिस पर सरकार ने कब्जा नहीं किया, स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहली गलती देखिए जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, और यहां रह गए मुसलमानों ने नेहरू के ही सह पर एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था बना ली। यहीं से वक्फ बोर्ड की संस्था बन रही है, ध्यान दीजिएगा। बाद में उसको 1954 में 1954 में कांग्रेस सरकार ने कानूनी मान्यता दे दी, जिसके चलते जितनी भी संपत्ति उस वक्त भारत से पाकिस्तान के मुसलमानों की थी उसमें से 90% संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई, मतलब सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई। कानून बनाकर उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही वक्फ में, केवल एनिमी, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी अपवाद थी, उस पर सरकार का अधिकार हुआ, बाकी पे वक्फ बोर्ड का अधिकार हो गया। वास्तविकता यह है कि भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद से ही शुरू हो गई। जैसे ही विभाजन हुआ इस्लामीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अलग देश की मांग करने वाले ज्यादातर मुस्लिम भारत में ही रह गए। देखिए कितना सुनियोजित तरीका है लोगों का। यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा शुरू हुआ। दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है, कहीं भी दुनिया में। यह संस्था सिर्फ और सिर्फ भारत में है, जबकि भारत इस्लामी देश नहीं है, और इस्लामी देश सत्ताओं ने वहां भी वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड अपनी असीमित कानूनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की जमीनों को अपनी बताकर धर्मांतरण करने का खेल भी खेल रहा है, और लगातार खेल रहा है। न जाने कितने मामले ऐसे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने जमीनों पर नोटिस भेजकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची जिले का एक गांव है जहां की कुल आबादी लगभग 1500 है। सिर्फ 7 से 8 घर मुसलमानों के हैं उस गांव में। पड़ोस में ही एक शंकर जी का मंदिर है जो लगभग 1500 वर्ष पुराना बताया जाता है, मतलब गांव के अंदर ही वो मंदिर है। इस गांव के ज्यादातर लोग गरीब हैं। इस गांव में रह रहे 7-8 घर मुसलमान ने ही गांव की स्थिति के बारे में, जो 7-8 घर मुसलमान थे, उन्होंने ही गांव की स्थिति के बारे में वक्फ बोर्ड को बताया, मतलब जो मैसेंजर हुए, जिसके चलते बोर्ड ने गांव की पूरी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया, और संपत्ति खाली करने का नोटिस कलेक्टर के यहाँ से गांव वालों को पहुंच गया। हैरानी की बात तो यह है कि वहां के मंदिर को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब वो क्यों हैरानी की बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ग्रामीणों का कहना है कि वो मंदिर 1500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, यानी दुनिया में जब इस्लाम आया, इस्लाम के आने से पहले का वो मंदिर है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ अपनी मिल्कियत का दावा ठोक देता है, दावा कर देता है। कागजात से भी संपत्ति खारिज हो गई, क्योंकि इस एक्ट में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड जिले के कलेक्टर को आदेशित करेगा कि अमुक संपत्ति हमारी है, जिसे आप अपने कागजात से खारिज करिए, और कलेक्टर को वक्फ बोर्ड का आदेश मानना पड़ेगा। इसी असंवैधानिक व्यवस्था ने बोर्ड को अकूत ताकत दे रखी है। इसी अकूत ताकत से उन्होंने देश के अंदर अनेक संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। गांव के लोग परेशान हो गए, खूब दौड़ भाग की, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड के चंगुल से छुड़ाया जाए। जब लोग थक हार गए, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्हें बोर्ड की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए। पहला, जमीन हमारी है, खाली कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा, या फिर तुम मुसलमान बन जाओ और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर वो ऐसा कर लेंगे, मतलब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, तो उनकी जमीन बच जाएगी, जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा हटा लेगा। ऐसा ही दूसरा मामला है, मैं उसको भी बता रहा हूं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है, जहां एक बस्ती में 250 के करीब अनुसूचित जात वर्ग के गरीब लोग रहते हैं। उनके पास एक नोटिस उनकी जमीन को खाली करने के लिए आया कि वो लोग जहां रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसे वह खाली कर दे। गांव के लोग हैरान परेशान होकर अपनी जमीन वक्फ के क्रूर फंदे से छुड़ाने के लिए दर दर भटकने लगे।
रातों की नींद लोगों की हराम हो गई। अच्छा, किसी की जमीन खाली करने का निर्देश आदेश आएगा तो नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। इन भटकते परेशान लोगों को भी वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि इस्लाम कबूल कर लो तो सारी जमीन बची रह जाएगी। वक्फ बोर्ड अपना दावा जो ठोक रहा है या कर रहा है उसको हटा लेगा। देखिए विडंबना देखिए कि स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वो अधिकार नहीं है जो मुसलमानों को। स्वयं भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि हिंदुओं को मुसलमानों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार मिले और मिले भी हुए हैं। इस ओर संकेत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं कोट करूंगा, भारतीय संविधान को गैर सेकुलर कहा था उन्होंने, क्योंकि यह विविध समुदायों के बीच भेदभाव करता है। इसी मूल गड़बड़ी का नतीजा हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा भी है। ये हिंदूवादी कहलाने वाले जो आज की डेट में, आज की तारीख में हिंदूवादी कहलाने वालों के शासन में भी लगातार जारी है। दुख इसी बात का है कि यदि हिंदूवादी शासन जारी है आज की तारीख में, तो क्या हिंदुओं के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार अभी भी जारी रहेगा? क्या अभी सदन में जो बात उठी है या सड़क पे जो बात उठाई जा रही है, इसको मुस्तैदी से उठाया जाएगा, या इस तरीके के अन्य तमाम मामले जो हैं, जो वक्फ बोर्ड की तरह से ही हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा? हम किसी हिंदू मुसलमान के विरोध में नहीं है, लेकिन यदि देश में कानून एक है तो लोगों को एक नजरिए से ही देखना होगा। और संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी शख्सियत, जो ताकत दी गई वक्फ बोर्ड को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी के भी हाथ पैर बंध जाते हैं, उससे मुक्त होना होगा। तभी ये माना जाएगा कि इस राष्ट्र या इस भारत देश में जो है एक कानून है और सबको समान आंखों से देखा जाता है। हमें हिंदू मुसलमान के विरोध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए, और न्याय जब होता है तभी माना जाएगा कि संविधान, जो संवैधानिक हमारी ताकत है, वो मजबूत हो रही है, देश आगे जा रहा है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।